नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर जैसे 2013 के अंदर आदिकाल से संबंधित जो भी प्रश्न आए थे वो मैंने कल आपको करवाए थे। इसी प्रकार से आज हम 2015 के अंदर आए हुए जो प्रश्न है आदिकाल से संबंधित सिर्फ मैंने आपको बताया था कि मैं हर काल के अनुसार जो हमारे प्रश्न आए हुए हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, जो आधुनिक काल और आधुनिक काल में भी छायावाद के अंदर कौन से प्रश्न आए हुए हैं, प्रगतिवाद के अंदर कौन से प्रश्न आए हुए हैं, प्रयोगवाद के अंदर कौन से आए हुए हैं, तो ये सारे प्रश्न हैं वो अलग अलग कर करके आपको है फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता नहीं, सेकंड ग्रेड के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर कौन सा प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा कॉलेज लेक्चर के अंदर आदिकाल से संबंधित या भक्ति काल से संबंधित कौन से प्रश्न, तो अलग अलग में करके आपको इसके अंदर वो सारे के सारे बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी कि देखिए कितने प्रश्न हैं वो दोबारा रिपीट भी होते हैं और उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर आपने ये सारे के सारे प्रश्न मैं 2000 के लगभग 1500 से 2000 के लगभग प्रश्न वो करवाऊंगा और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप के लिए ये प्रश्न कितने फ़ायदेमंद है। तो इसी श्रृंखला के अंदर हम देखते हैं, कल वाले प्रश्न मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ और मैं वैसे भी आज व्याख्या नहीं करूँगा, साधारण प्रश्न ही बताऊँगा। पहले मैं आपको जल्दी जल्दी ये प्रश्नों की सीरीज़ है वो पूरी करवाऊँगा, जैसे आदिकाल की सीरीज़ है वो पूरी करवाने के बाद में फिर आदिकाल को हम शुरू करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि प्रश्न है वो कहाँ से ज़्यादा है वो पुटअप होते हैं। कल वाला जो वीडियो पढ़ा था उसको दोबारा हम एक बार थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी है वो रिपीट कर लेते हैं। आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। राहुल सानकरतायनन ने इसका समर्थन किया था। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते तो हिंदवी में पूछो, ये कथन किसका था? अमीर खुसरो का था। आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं? तो रावलवेली के अंदर या रावलवेल के अंदर। आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? युद्धों का सजीव चित्रण, व्यक्तिगत शौर्य के प्रदर्शन का चित्रण, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण, विलासितापूर्ण सामंती जीवन का चित्रण। और अगला प्रश्न हमारा था नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इसके कितने भाग थे या कितने भागों में ये था? तो ये हमने पढ़ लिया था, ये कितने भागों में था? 16 भागों में था। यहाँ तक हमने है वो कल पढ़ लिया था। आज हम फर्स्ट ग्रेड 2015 में आदिकाल से आए हुए जो प्रश्न है उनको देखेंगे। तो इनके अंदर जो प्रश्न है वो जो आए थे या आए हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए 2013 के अंदर भी आया, यही प्रश्न है वो दोबारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है। कुछ ऑप्शन है वो चेंज हो जाते हैं। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया, यही ऑप्शन उसमें था, यही ऑप्शन उसमें था, उसमें भी यही पूछा गया था कथन कौन सा सही नहीं है, और यहाँ पर भी यही कथन है, सबसे पहला ही कथन है। अगर हम प्रश्नों को रिपीट करते हैं तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी हम आगे देखते हैं और ऑप्शन कौन कौन से हैं। युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है, हाँ ये भी ऑप्शन उसमें था। इसमें शौर्य और विलासिता का वर्णन ये भी था इसके अंदर, वैसा ही है। श्रृंगार, इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। इसी प्रकार से श्रृंगार व वीर रस का एक साथ चित्रण इस की महत्वपूर्ण विशेषता। और ये ऑप्शन है, ये भी सही है। श्रृंगार का भी खूब चित्रण किया गया है। देखिए यहाँ पर श्रृंगार है वो टाइपिंग मिस्टेक होती है, इसके अंदर श्रेय नहीं लिखा जाता है, हिंदी वाला श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। श्रृंगार व वीर रस का एक साथ चित्रण, ये चित्रण है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उस समय में युद्धों का चित्रण किया जाता था, या फिर नारी के नक्शिक चित्रण, सामंती व्यवस्था थी, दरबारी जो व्यवस्था थी उसके अंदर जो नक्शिक वर्णन है उस कवियों के द्वारा खूब किया गया था उस समय में भी। बाकी मूल रूप से ये जो श्रृंगारिक चित्रण है ये सबसे ज़्यादा तो रीतिकाल के अंदर हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर इसका सही नहीं है कथन, ये सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ।
मैं आपको यही बात बताने की बार बार कोशिश कर रहा था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? तो रामकुमार वर्मा ने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या राहुल सांसकर्ता ने, या मिश्र बंधु ने? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता, हर परीक्षा में मानिए तकरीबन ये प्रश्न आता है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? तो राहुल सांसकर्ता ने। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम था? तो बीसल देव रासो की नायिका का नाम था राजमती। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना है? ये प्रश्न तो आप ये मान लीजिए कि अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी और आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर या अन्य कोई पीजीटी टीजीटी यूपी वाली या डीएसएसपी बोर्ड वाली जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रश्न को तो तकरीबन है वो मेरा मानना है कि पूर्ण रूप से कंठस्थ कर ही लीजिए। इनमें से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना है? तो इसके अंदर किस विद्वान ने माना है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर बुल्लर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। तो इसके अंदर क्या उत्तर हो जाएगा? इसके अंदर उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अब ये किसने तो प्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक माना है, इसके बारे में हमें पता है वो होना चाहिए। जैसे इसके अंदर कौन कौन से दे रखे हैं? श्याम सुंदर दास इसने प्रमाणिक माना ही है। रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल ने इसको क्या माना है? वैसे पृथ्वीराज रासो के आधार पर रासो साहित्य या आदिकाल नाम जो उन्होंने उस समय में दिया था, वीरगाथा काल नाम दिया था, वो इस रासो साहित्य जो 12 जो प्रमाणिक ग्रंथ थे उनमें से था एक के आधार पर उन्होंने दिया था। लेकिन इन्होंने भी पृथ्वीराज रासो है उसको क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। डॉक्टर बुल्लर है, तो डॉक्टर बुल्लर ने भी इसको क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा है, ये जो विद्वान है इन्होंने भी इसको क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। तो बाकी 3 विद्वानों ने इसको क्या माना है? अप्रामाणिक, अप्रामाणिक इसको माना है। तो ये प्रश्न है वो अच्छी तरीके से आपको याद करना है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी है वो मैं डालूंगा अभी, तो उसको भी देख सकते हो आप, अपने नोट्सों के अंदर उसको लिख सकते हो। बाकी बहुत सारी जगहों पर किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल का तात्पर्य हो गया यानी कि रीतिकाल, और रीतिकाल को है वो जो श्रृंगार अलंकृत काल है वो किसने माना था? तो ये प्रश्न भी है वो बार बार है वो रिपीट होता है। जैसे अभी सेट एग्जाम में भी शायद ये प्रश्न आया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसके अंदर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अलंकृत काल है वो मिश्र बंधुओं ने इसको माना है। विश्वनाथ प्रसाद ने इसको कौन सा काल माना है? विश्वनाथ प्रसाद ने इसको श्रृंगार काल नाम है वो दिया है, श्रृंगारिक काल या श्रृंगार काल नाम है इन्होंने दिया। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने इनको रीतिकाल का। तो रीतिकाल के नामकरण से संबंधित प्रश्न था, क्योंकि हमारा पहला ही टॉपिक होता है नामकरण काल विभाजन से संबंधित जो हमारे सिलेबस के अंदर होता है, इसलिए मैंने इसको आदिकाल के अंदर ही शामिल यहाँ पर कर दिया इस प्रश्न को। तो इस प्रकार से आज हमने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2015 के अंदर आए हुए थे, ये 5 प्रश्न है वो आदिकाल से संबंधित प्रश्न आए थे, 5 प्रश्न जिनके बारे में विश्लेषण किया है। अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना और इसके साथ में जुड़े रहना। मेरा कहने का तात्पर्य इससे आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। आप एक कॉपी है वो डाल लीजिए, एक रजिस्टर डाल लीजिए, और उसके अंदर जैसे जैसे मैं प्रश्न करवाता जाता हूँ, जैसे प्राध्यापक 2013 के प्रश्न मैं निकल करवाई, आज हम 2015 के प्रश्न करवाए हैं, कल मैं 2018 के प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 है उसके प्रश्न है वो करवाऊँगा। उसके बाद में प्राध्यापक भर्ती 2018 संस्कृत विभाग से निकली थी उसके जो प्रश्न है वो करवाऊँगा। तो इस प्रकार से उन सभी प्रश्नों को एक जगह आप लिखते जाइए, तो आदिकाल के जो प्रश्न है वो एक जगह हो जाएंगे, इसी प्रकार भक्ति काल के एक जगह हो जाएंगे। ये सीरीज़ हम आगे से आगे बढ़ाते चलेंगे, जिससे आपको खूब है वो फ़ायदा होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साह है वो मिलता जाए, जिससे मैं और भी बेहतर आपके लिए करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा समय आपका खराब न करते हुए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।